हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, हम लोग लेसन पढ़ रहे थे द लास्ट लेसन, और द लास्ट लेसन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एक स्टोरी का एक फ्लो देखा। उसको 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे की स्टोरी की ओर चलते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टोरी शुरू होती है जहां पर एक बच्चा जो है वो अपने घर से निकलता है जिसका नाम है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जब अपने घर से निकलता है तो वो निकलने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेट होने के बाद घर से बाहर निकलते ही उसको 2 ख्याल आते हैं। पहला ख्याल कि मैं स्कूल जाता हूँ जहाँ के लिए मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, और आज जो हमारे टीचर हैं मिस्टर एम हेमिल, वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके बारे में मुझे एक शब्द भी नहीं आता। दूसरा विचार ये आता है कि क्यों ना आज मैं स्कूल बंक कर दूं, आज स्कूल नहीं जाऊं और ना जा करके खेतों की ओर और जंगल की ओर घूमने के लिए चला जाता हूं, जहां पर मेरे मनोरंजन के लिए, जहां पर मेरे एंटरटेनमेंट के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस कश्मकश में वो आगे बढ़ता है और देखता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि इन सारे टेम्पटेशंस को छोड़ करके मैं स्कूल जा सकता हूँ। ऐसा मन में सोच करके वह स्कूल की ओर भागता है और रास्ते में टाउन हॉल पर आकर के देखता है कि बहुत सारे लोगों की वहाँ भीड़ जमा है और वो बुलेटिन बोर्ड पर कुछ समाचार पढ़ रहे हैं। वहीं पर वॉचर जो है, उसके अलावा लोहार जो है, वहाँ पर बैठे होते हैं अपने एक छोटे से अप्रेंटिस, अपने शिशु के साथ में। वो उसे कहते हैं कि ज़्यादा तेज़ मत दौड़ो, अभी काफ़ी समय है, समय पर तुम स्कूल पहुंच जाओगे। उसे सुनकर के वह आगे की ओर भागता है, एक पल के लिए ये सोचते हुए कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और अपने टीचर के घर के बाहर जो गार्डन है वहां आकर रुकता है, टोटली आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या है? पूरी तरह से उसका सांस फूल जाता है। वहां पर पहुंच करके वह अपने स्कूल के कंप्लीट एटमॉस्फेयर को एनालाइज करता है कि डेली स्कूल ओपनिंग के टाइम पे जो एटमॉस्फेयर रहता है, आज वैसा एटमॉस्फेयर नहीं है। जनरली क्या होता है कि इस समय पे टीचर्स कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ रिसाइट कर रहे होते हैं, दोहरा रहे होते हैं, यूनिसन में गा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता उस दिन। धीरे से वो अपने स्कूल के अपने क्लासरूम की ओर जाता है और बाहर खिड़की से देखता है कि सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। उसके मन में केवल इतना ख्याल आता है कि काश बस मैं सबसे नज़र छुपा करके बिना किसी की नज़र में आए मैं सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठ जाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता और उसे गेट खोल करके सबके सामने आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और डर की स्थिति में वो अपने टीचर के सामने जाता है, मिस्टर एम हेमिल के सामने, जिनके हाथ में एक आयरन की छड़ी है और साथ ही साथ वो थोड़े से शायद गुस्से वाले हैं। तो उन्हें देख करके वह घबराता है, लेकिन उस दिन उनका व्यवहार बिल्कुल ही अलग होता है। वे प्यार से उसे कहते हैं कि चलो चलो आ जाओ छोटे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। ये सुनकर के वह फटाफट जाकर के एक बेंच को जंप करके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में जब वो थोड़ा नॉर्मल होता है तो अपने आसपास के माहौल को देखता है और देख करके पाता है कि जो टीचर हैं उन्होंने जो जनरली स्पेशल ओकेजन पे पहने जाने वाली ड्रेसेस होती हैं उस तरह की ड्रेस पहन रखी है, और पीछे की लास्ट बेंचेस जो है, जो लगभग हर समय खाली रहती हैं, गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो आज वहां पर बैठे हुए हैं। उसके बाद एम हेमिल जो है अपनी सीट से खड़े होते हैं, अपनी चेयर से खड़े होते हैं और क्लास को एड्रेस करना शुरू करते हैं। यहां तक हम लोग कल देख चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम आज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। The order has come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? टीचर जो है खड़े होने के बाद बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि अब से एल्सेस और लॉरेन, ये देखिए ये एक मैप है पुराने ज़माने का, जिस समय में पुराना जो फ्रेंच था 1870 के टाइम का, उस समय में ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं ये किस में आती थी? ये 2 डिस्ट्रिक्ट आती थी एल्सेस के अंदर, जो कि रेड कलर में है, और बाकी ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो कि ग्रीन कलर में है, ये लॉरेन कहलाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो इस एरिया की है जो रेड कलर में है। ठीक है, तो यहाँ पर अब से क्या पढ़ाया जाएगा? केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज
पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए जो टीचर हैं, जो नया सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, वो कल से आपको ज्वाइन करेंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो है आज का हमारा लेसन है, ये आपका आखिरी फ्रेंच का लेसन होगा। कारण अभी अभी हमने देखा, क्योंकि ऑर्डर आ गए हैं बर्लिन से, अब से यानी कि कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आज की जो मेरी क्लास है उसे आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने, देखें और समझे बात को। वॉट अ थंडर क्लैप, यहां पर अब फ्रेंड्स जो है वो सोचने लग जाता है कि कैसा वज्रपात है। वज्रपात मतलब एकदम से कितनी बड़ी न्यूज सर ने ब्रेक कर दी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अचानक से वो हड़बड़ा जाता है। दीज वर्ड्स वर टू मी, इन शब्दों ने मेरे ऊपर कितना गहरा प्रभाव डाला। द रिचेस, धिक्कार है। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा तो यही चीज थी जिसे टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड पे रखा गया था, जिसकी वजह से वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी। ठीक है, यहां पर इस सेंटेंस का रेफरेंस कहां से आ रहा है कि टाउन हॉल पर भीड़ इतनी ज्यादा आज सुबह क्यों लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड पे यानी समाचार वाली जगह पर आज ऐसी कौन सी नई न्यूज आई थी। सो ये न्यूज वहां पर आई थी, ये फ्रेंच अपने मन में सोचता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का आज लेसन होने वाला है। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे मुश्किल से पता है या मैं मुश्किल से जानता हूं कि फ्रेंच भाषा कैसे लिखी जाती है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब आगे कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। देन, तब। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं कितना शर्मिंदा हूं या मैं कितना दुखी हूं इस बात को लेकर कि मैंने अपने फ्रेंच भाषा के लेसन्स को ठीक से नहीं पढ़ा, या जिस समय में मुझे पढ़ना चाहिए था उस समय में मैंने अपने लेसन्स को नहीं पढ़ा, दूसरे कामों में उलझा रहा। कौन से काम। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियाओं के अंडे ढूंढता रहा। एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, जो फिसल पट्टी होती है उस पर फिसलने के लिए जाता रहा, यानी कि अम्यूजमेंट पार्क में या पार्क्स में जो होती है ना फिसल पट्टी बच्चों के लिए, उस पर खेलता रहा। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो मुझे पहले बिल्कुल ही बकवास लगती थी क्योंकि समझ में आती नहीं थी, पढ़ाई मैं करता नहीं था, तो वो किताबें कैसी लगती थी, बिल्कुल बेकार लगती थी, बकवास लगती थी। अ वाइल अगो, कुछ समय पहले तक। सो हैवी, उठाने में बहुत ही ज्यादा भारी। टू कैरी, यानी उन्हें ढोके लाने के लिए। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों के विषय में जो हमारा इतिहास कहा गया है, यानी कि फ्रांस देश में जो संत लोग हुए हैं उनके इतिहास से संबंधित जो किताबें हैं वो भी मुझे कैसी लगती थी, बहुत भारी लगती थी, बोझिल लगती थी। ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा बोझ जो है बैग में किताबों के रूप में उठा के लाना पड़ रहा है। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने दोस्त जैसी लग रही थी। 6th क्लास में जब हम पढ़ते थे, 6th क्लास की इंग्लिश की किताब कैसी लगती थी, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भारी, बहुत ही बेकार, इस तरह की लगती थी। 10th क्लास में आने के बाद जब 6th क्लास की बुक देखते हैं तो कैसी लगती है, क्या अरे यार ये तो कितनी अच्छी किताब थी। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीजें बदलती जाती हैं, और यहाँ पर जो फ्रेंड्स है वो भी उसी चीज को फील कर रहा है। उसके लिए लेवल चेंज नहीं हो रहा है, उसके लिए पूरी लैंग्वेज ही चेंज हो रही है। यानी वो 6th से 7th 8th में नहीं जा रहा है फ्रेंच पढ़ता हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब से उसे फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी या उसे फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, अब से उसे जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो अब उसे फ्रेंच लैंग्वेज कैसी लग रही है और उसकी किताबें कैसी लग रही है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे पुराने दोस्त की तरह लग रही है। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता, ऐसा वो भाव अपने मन में लाता है, इस तरह के विचार वो करता है। एंड एम हैमेल, और एम हैमेल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि अब सर जो हैं वो कल से नहीं आएंगे, कल से हमें छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, ये जो विचार है कि कल से अब ये कहीं और चले जाएंगे, कल के बाद मैं इनसे कभी मिल नहीं पाऊंगा, या आज हमारी लास्ट मीटिंग है, आखिरी मुलाकात है, इस चीज ने जो भी उनके व्यक्तित्व में, जो भी उनके नेचर में, आप ये मान लीजिए कि उसके प्रति नेगेटिव था,
वो उन सारी चीज़ों को भूल जाता है कि उनके हाथ में एक हमेशा छड़ी रहती है, वो कितने सन की नेचर के हैं, ये सारी चीज़ें वो भूल जाता है। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और ये सब इस आखिरी पार्ट के ऑनर के लिए है, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि आज इस आखिरी लेसन को रेस्पेक्ट देने के लिए हमारे सर ने क्या किया है, अपने संडे के फाइन क्लोथ्स जो हैं वो पहने हैं। फाइन क्लोथ्स में कल डिटेल में बताया था क्या क्या था, ग्रीन कोट, वाइट शर्ट फर्रीदार वाली, और साथ में एक ब्लैक कलर की कैप जो है उन्होंने पहन रखी थी। इस तरह की ड्रेस जो जनरली वो कब पहनते हैं, जब या तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है और या फिर इंस्पेक्शन डे होता है, ठीक है। संडे क्लोथ्स। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मुझे समझ में आया कि हमारे गांव के जितने भी बूढ़े लोग हैं वो पिछली सीटों पर आज क्यों बैठे हैं, जबकि नॉर्मली वो स्कूल में आते नहीं है, लेकिन आज वो क्यों आए, क्या लगता है आप लोगों को क्यों आए होंगे? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वे बहुत ही दुखी हैं, वे बहुत ही शर्मिंदा हैं, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे ज्यादा स्कूल नहीं गए, इस बात को लेकर के अब वे शर्मिंदा हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी स्टूडेंट लाइफ निकल जाने के बाद में, जब लाइफ की रियल हार्डशिप उनके सामने आती है ना, तब सोचते हैं कि यार काश उस समय पढ़ लिए होते। खास करके एग्जाम के रिजल्ट टाइम में हमारे साथ होता ही है कि एग्जाम रिजल्ट जब आता है तब हम लोग सोचते हैं कि यार जब प्रिपरेशन करनी थी एग्जाम की तब मैं क्या क्या कर रहा था, तब मैं कहाँ कहाँ दूसरे कामों में बिजी था, और फिर बाद में रिजल्ट हाथ में आता है तो लगता है कि काश उस समय पढ़ लिए होते। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि उन्हें लग रहा है कि काश हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाते और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ लिए होते। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। तो वो इसलिए थे, ये उनका तरीका था कि वो अपने मास्टर को थैंक यू बोल सकें, जो 40 सालों से निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा वहां पर दे रहे हैं, और जो रेस्पेक्ट थी उनकी अपने देश के प्रति, फ्रांस के प्रति, उस रेस्पेक्ट को दर्शाने के लिए वो लोग वहां पर आज आए थे। किस देश के प्रति? फ्रांस के प्रति, जो अब उनका देश नहीं रहा था, क्योंकि अब वो किसके अंडर में आ गया था? जर्मनी के अंडर में आ गया था, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ का पैराग्राफ है जहां पर व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम ऑन दैट डे। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि वो वहां पर क्यों थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस, जब मैं इन सारी चीजों के बारे में विचार कर रहा था, जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है, किसी ने मेरा नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी कि जो भी पाठ चल रहा है उसे मैं दोहराऊं, उसे मैं खड़ा होकर पढ़ूं क्लास में। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। तो जो चीज़ करने में मैं समर्थ नहीं था, जो चीज़ बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, वो चीज़ क्या थी? पार्टिसिपल्स के बारे में। एकमात्र चीज़ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि पार्टिसिपल्स के रूल्स जो हैं वो मुझे सारे थ्रू आउट करके बोलने थे। इस चीज़ से मुझे डर लग रहा था, जिसके लिए मुझे लगता था कि मैं केपेबल नहीं हूँ, यानी मैं खड़ा होकर बोल नहीं पाऊँगा। वेरी लाउड, क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बहुत जोर से आवाज से, बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल क्लियर वॉइस के अंदर, विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई एक गलती किए। तो मैं अपने आप के ऊपर इतना केपेबल मैं अपने आप को नहीं मान रहा था। और उसके आगे क्या हुआ कि बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। बिना गलती के मैं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन पहले ही शब्द में, यानी कि जैसे ही मैंने पार्टिसिपल्स पढ़ने की स्टार्टिंग की, वैसे ही मैंने क्या किया? चीजों को मिक्सअप कर दिया, पहले ही वर्ड पे मिक्सअप कर दिया, ठीक है।
एंड स्टूड देयर, और अब मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा अपनी टेबल को पकड़ के। मेरा दिल जो है वो बहुत तेजी से धड़क रहा था एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं नीचे की ओर झांक रहा था, नीचे की ओर देख रहा था, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पहले ही वर्ड पे गलती करके और मैं अपने टीचर की आंखों से आंखें मिला सकूं या उनकी तरफ देख सकूं। इसलिए मैं नीचे की ओर देखने लगा। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, एम हेमल ने मुझसे कहा, टीचर ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही अपने आप में इतना बुरा महसूस कर चुके हो, जिसे हम कहते हैं द फीलिंग ऑफ गिल्ट, यानी कि तुम अपनी गलती पहले ही इतनी महसूस कर चुके हो कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए और मैं तुम्हें डांटूंगा इसके लिए बिल्कुल भी नहीं। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे होता है, बस इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये हो कैसे रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, प्रतिदिन, हर रोज हम लोग अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे छोड़ना यार बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, अभी तो क्या है, जून जुलाई चल रहा है, अभी तो मार्च में जाके होने हैं पेपर, उससे पहले तो पता नहीं कितनी बार पढ़ लेंगे। यही होता है जर्नली, जब आपको सेशन के स्टार्टिंग में कहा जाता है बी सीरियस, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो मार्च तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपके ऊपर ज़्यादा वर्क बर्डन नहीं आएगा, स्टडी बर्डन एंड ऑफ द टाइम नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या लगता है, अरे छोड़ना यार पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत दूर है एग्जाम, एग्जाम कौन से अभी आ रहे हैं, एग्जाम में बहुत टाइम है। वही यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहे हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं, वाह छोड़ो, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देखो कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो हम कहाँ पहुंच गए कि हम एक पार्टिसिपल ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, और कल से फ्रेंच पढ़ी और पढ़ाई नहीं जाएगी, कल से जर्मन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम कहाँ आ पहुंचे हैं, आज हम ऐसी जगह आ पहुंचे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हमारे पास अवसर था कि हम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ सकते थे, लेकिन हमने उसे नहीं पढ़ा, और ना पढ़ने की वजह से आज हम कैसी स्थिति में हैं कि कल से हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। वेयर वी हैव कम आउट, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिस, और यही सबसे बड़ी परेशानी है, यही सबसे बड़ी समस्या है एल्सिस के लोगों के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि एल्सिस के जो लोग हैं वो अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को, अपनी लर्निंग को कल पर छोड़ देते हैं कि हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। कल पूछो भैया क्यों नहीं पढ़, अरे कल पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन पूछा क्यों नहीं पढ़, अरे कल पढ़ लेंगे। तो भैया आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं, है ना, क्योंकि आज के लिए जो कल है, कल के लिए भी तो कोई और कल होगा, तो इसलिए कल 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 पे टलता जा रहा है मामला। और आज हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं, ऐसे दिन पे पहुंच गए हैं जहां फ्रेंच हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग जो बाहर से खड़े हैं, वो सारे के सारे लोग तुमसे आंख में आंख डाल करके कह सकते हैं, तुमसे हिम्मत से कह सकते हैं, हाउ इट इज, ऐसा कैसे हो सकता है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम दिखावा तो करते हो कि हम लोग तो फ्रेंच है, हम लोग तो फ्रेंच है, हम तो फ्रांस के रहने वाले हैं, एंड येट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो, ना ही तुम अपनी भाषा लिख सकते हो। भाई फ्रांस जो देश है उसके लिए एक मूल भाषा है जो फ्रेंच भाषा है। अब फ्रेंच भाषा के लिए अगर आपको कोई ये कह दे कि भाई आप कहोगे मैं तो फ्रेंच हूं, बोलेगा भाई कैसा फ्रेंच है भाई तू, ना तो फ्रेंच बोल पा रहा है ना फ्रेंच लिख पा रहा है। जब ये दोनों ही चीजें नहीं कर पा रहा तो विच काइंड ऑफ फ्रेंच आर यू, बट यू आर नॉट द वर्स्ट। लेकिन अब यहाँ पे फ्रेंच को कह रहा है, फ्रेंच जो है छोटा लड़का, उसको कह रहे हैं एम हेमिल कि तुम सबसे बुरे नहीं हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी स्थिति सबसे खराब है। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, छोटे प्यारे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सबके लिए ये सबसे बड़ा काम है कि ये जो रिप्रोच वाला काम हो रहा है, ये जो निंदनीय स्थिति है, इसके लिए हम स्वयं को देखें या इसके लिए हम स्वयं को समझें कि हमारी क्या जिम्मेदारी थी
और हमने क्या नहीं किया। ऐसा नहीं है कि केवल तुम ही नहीं कर पा रहे, तुम्हारे अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रेंचमैन हैं जो बिल्कुल इसी स्थिति में हैं, जो ना तो फ्रेंच बोल पाते हैं ना ही फ्रेंच लिख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में रहते हुए आप अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे कहेंगे? योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। उन्हें इस बात की इतनी चिंता नहीं थी, कभी भी उन्हें इस बात की इतनी चिंता नहीं रही कि तुम पढ़ लिख लो, और उसकी बजाय वो क्या चीज ज्यादा पसंद करते थे? प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स। यानी कि उनकी प्रेफरेंस ये रहती थी कि छोड़ो पढ़ाई लिखाई, या तो खेत में जाके काम करो या मील में जाकर के काम करो। तो उनकी प्रेफरेंस क्या होती थी कि या तो आप मिल्स में काम करो या फार्म में काम करो। उन्होंने कभी भी तुम्हारी पढ़ाई की, तुम्हारी लर्निंग की चिंता कभी नहीं की। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें थोड़ा और पैसा मिल सके। एंड आई, और मैं, क्या अगर इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो क्या इन सब गलतियों में मैं सही हो सकता हूं, या मेरी भी कोई गलती है? अब यहां पर एम हैमेल जो है वो खुद के बारे में भी बताते हैं कि किस तरीके से वो और ज्यादा सावधान हो सकते थे और ज्यादा अटेंटिव हो सकते थे अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग को लेकर के, लेकिन कहां ऐसी चीजें आई जहां पर उनका अटेंशन लूज हुआ। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, यानी मुझ पर भी इस चीज का आरोप या ब्लेम लगाया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या कई बार अक्सर ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें पढ़ाने की बजाय अपने गार्डन के फूलों में पानी देने के लिए भेज दिया? तो एक एज ए टीचर आप अगर ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी गलती को रियलाइज करोगे कि आपके स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप खुद ही उन्हें पानी, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भेज रहे हैं कि जाओ मेरे गार्डन में पानी दे के आओ। तो यहाँ पर वो खुद को भी नहीं अच्छा या सही बता रहे हैं, यहाँ वो खुद की भी गलती रियलाइज कर रहे हैं कि कई बार क्या ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खुद ने ही तुम्हें फ्लावर को वाटर करने के लिए भेज दिया हो। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, बजाय इसके कि मैं बैठा करके तुम्हें अपने पाठ पढ़ाता। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और क्या जब मैं फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या उस दिन क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी कि चलो ठीक है आज मुझे मछली पकड़ने जाना है तो आज तुम्हारी छुट्टी है? तो ये उनकी भी गलतियां हैं, यानी कि वो केवल और केवल एल्सिस के लोगों को, फ्रेंड्स को, या अदर जो कम्युनिटी या सोसाइटी है केवल उसे ही ब्लेम नहीं कर रहे, वो खुद को भी उस सोसाइटी का पूरी तरह से एक हिस्सा मान रहे हैं कि जितनी गलती इन लोगों की है उतनी ही गलती मेरी भी है। इन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आई तब मैंने क्या क्या किया वो उस चीज को भी साथ के साथ में देख रहे हैं। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन जो है यहां पर मिस्टर एम हैमेल का हमें देखने को मिलता है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद इसी तरीके से एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी के बारे में वो बात करते रहे। एम हैमेल वेंट ऑन टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इसी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आगे से आगे मिस्टर एम हैमेल बात करते रहे, सेइंग दैट, ये कहते हुए, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये इस दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे शुद्ध भाषा। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसकी हमें अपने बीच में, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी को अपने बीच में अपनी लैंग्वेज की रक्षा करनी होगी, इसका सेफगार्ड हमें करना होगा। क्योंकि अब जैसे ही कल से नए टीचर आएंगे, जर्मन टीचर आएंगे, वो डेफिनेटली जर्मन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज को ख़त्म किया जाए या धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए, ताकि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को फ्रेंच कहने की बजाय अपने आप को जर्मन कहना शुरू कर दें। देखिए, अगर मैं कहूँ कि इंडिया की सीमा कहाँ तक है या इंडिया क्या है, तो आप कहेंगे इंडिया एक कंट्री है, आप इसके जो सारे के सारे हमारी जो सीमाएं हैं उसके बारे में बता देंगे। लेकिन वो जो बाउंड्रीज हैं विच मेक अ कंट्री, विच मेक अस इंडिया, वो बाउंड्री केवल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। वो तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो उससे कोई देश कम या ज्यादा थोड़ी होगा। उस कंट्री का कल्चर, उस कंट्री की लैंग्वेज, उस कंट्री का फूड,
क्लोथिंग, ये सारी की सारी चीजें हैं जिन्हें हम कहते हैं सांस्कृतिक धरोहर। वही हमारे देश को एक देश बनाती है, भारत को भारत बनाती है। तो यहां पर मिस्टर एम हेमिल जो कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी भाषा की, अपनी लैंग्वेज की रक्षा करते हैं तो आपकी पहचान जो है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो बनी रहेगी। आगे की जो बात है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भी मत भूलना। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। यानी कि जितनी अच्छी, जितनी मजबूत पकड़ वे अपनी भाषा पर बनाए रखेंगे, वही भाषा उनके प्रिजन के लिए, उनके कैद के लिए उनकी चाबी का काम करेगी। यानी कि जब वे पूरी तरीके से कैद हो जाएंगे और उस कैद से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा, तो केवल और केवल उनकी खुद की जो भाषा है, उनकी खुद की जो लैंग्वेज है, वो एक चाबी की तरह वहां पर काम करेगी जो उन्हें उस कैद से आजाद कराएगी। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, उसके बाद उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा जो पार्ट था, हमारा जो लेसन था वो हमें पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है मैं यहाँ पे पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर रह गया, मैं बहुत अमेज होकर रह गया। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड, ये देख करके कि मुझे अब सारी बात कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। पहले तो मुझे सारी बातें अच्छे से समझ में आई नहीं रही थी, इतना समझा रहे थे, इतना पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ भी सर कह रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, वो सब बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है, सो इजी। आई थिंक टू, मैंने भी ऐसा विचार किया, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि शायद मैंने कभी ध्यान से नहीं सुना। और क्योंकि मैं आज जानता हूं कि ये मेरा लास्ट लेसन है और मुझे अपनी पुरानी बुक्स और फ्रेंच लैंग्वेज जो है अपने पुराने दोस्तों की तरह प्रतीत हो रही है, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता, तो उस वजह से मैं और ध्यान से सुन रहा था, लिसन्ड सो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और सारी चीजें मुझे अच्छे से समझ में आने लगी। और एक चीज और है, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंट, या हो सकता है कि उन्होंने आज तक सारी चीजें इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ में हमें ना समझाई हो, जितने पेशेंस, जितने धैर्य के साथ आज हमें वो सारी चीजें समझा रहे हैं। भाई देखिए, डेली रूटीन क्लास में एक अलग बात चलती है। रूटीन क्लास में टीचर आता है, कॉपी खोलता है, किताब खोलता है, पढ़ाता है और जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, सिलेबस इन्वॉल्व होता है, टेस्ट पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं, एसेज एंड एफएज होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो कहीं ना कहीं एक रिदमिक वे के अंदर टीचिंग चलती है, लेकिन जब एक ब्रेक मिलता है तो वहाँ पर एक टीचर जो है अपना फुल पोटेंशियल भी शो करता है कि देखिए किस तरीके से कठिन चीज़ को भी आसान बना करके सीखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। यही चीज यहां पर हो रही है दोनों के साथ, कि यहाँ पे टीचर भी बहुत धैर्य से, बहुत आराम से उसको हर चीज समझा रहे हैं, और क्योंकि आज फ्रेंड्स जो है वो भी बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर के क्लास में बैठा है, हर चीज को ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है, इसलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग भी और ज्यादा बेटर होती जा रही है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि जैसे ही बेचारा आदमी जो है, ये जो कुछ भी इसके पास है, फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के जो कुछ भी इसके पास है, ये सारी चीजें हमें देना चाहता है, वो भी एक सिंगल स्टॉक के अंदर, कि भाई आज का दिन बस ये आखिरी दिन है मेरे पास, अगर मुझे कुछ आता है, मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं, तो केवल और केवल मेरे पास कितना समय बचा है, आज की क्लास का समय। तो आज की क्लास में ऐसा लग रहा था कि वो एफर्ट लगा रहे हैं कि जो कुछ उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज में आता है वो सारा का सारा वन स्टॉक में सारे स्टूडेंट्स को, सारे जो विलेजर्स हैं उन्हें समझा दे जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक, और एक ही झटके में सब कुछ वो हमें बता दें। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर खत्म होने के बाद, ग्रामर का चैप्टर लेसन समाप्त होने के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने एक राइटिंग का लेसन किया जहां पर हमने फ्रेंच को लिखना सीखा। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमेल जो है हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर के आए थे
रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड। राउंड हैंड का मतलब होता है रनिंग हैंड, हम जिसको बोलते हैं ना कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग में राउंड हैंड में उसमें लिखा हुआ था फ्रेंच एल्सिस, फ्रेंच एल्सिस, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। तो फ्रेंच और एल्सिस को इस तरीके से घुमावदार तरीके से लिखा गया था जैसे कि वो एक झंडे की तरह, एक लहराते हुए झंडे की तरह प्रतीत हो रहे थे। लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम। ऐसा लग रहा था जैसे क्लास में सभी जगह वो झंडे लहरा रहे हो। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, और हमारी डेस्क के ऊपर जैसे कि वो एक रॉड के साथ, एक छोटी सी छड़ी के साथ में लगे हुए हों। यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आपको देखना चाहिए था, मतलब ये दृश्य जो है वो कहता है, फ्रेंड्स कहता है देखने लायक था। हर एक व्यक्ति क्लास में जो भी मौजूद था, हर एक व्यक्ति सीरियसनेस और सिंसियरिटी के साथ में अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और पूरी कक्षा पूरी तरह से शांत थी कि राइटिंग का कोई काम दिया गया है और पूरी क्लास एकनिष्ठ होकर के ध्यान से अपने उस काम को कर रहे थे। कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था या किसी का भी ध्यान किसी और चीज में नहीं था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। केवल कागज पर पेन घिसने की या चलने की आवाज आ रही थी, उसके अलावा और किसी तरह की आवाज, किसी तरह की साउंड किसी भी स्टूडेंट, या स्टूडेंट ना कहकर के आज कहते हैं क्लासरूम मेंबर की तरफ से कोई आवाज वहां पर नहीं आ रही थी। वंस, बीच में एक बार ऐसा हुआ, सम बीटल्स, छोटे कीड़े, ये ऐसे होते हैं बीटल्स, देख लीजिए गंदे से भद्दे से तो कुछ छोटे से कीड़े जो बीटल्स थे वो उड़ करके क्लास में आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी क्लासरूम मेंबर ने उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, बल्कि कक्षा में जो सबसे छोटे से छोटे स्टूडेंट भी थे उन्होंने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसा कि वो तब करते हैं जब अपना फिश हुक ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज वही चीज वो किसके लिए कर रहे थे? फ्रेंच लैंग्वेज जो है, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए भी आज वो वही चीज कर रहे थे जो सामान्यतः वो फिश हुक ढूंढने के लिए करते हैं, खास करके सबसे छोटे होते हुए भी। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और छत पर बैठे हुए जो कबूतर थे वो भी बहुत ही धीमी आवाज में कूक रहे थे। धीमी आवाज में कूकने का मतलब क्या है? नॉर्मली कबूतरों की जो आवाज होती है उस दिन उससे आवाज उन कबूतरों की थोड़ी सी कम थी, थोड़ी सी लो थी। इसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत ही अमेजिंग बात कहता है जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जरूर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। एंड आई थॉट, और मैंने विचार किया, टू माई सेल्फ, अपने ही मन में, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इनको भी मजबूर कर देंगे कि भाई आज से अगर तुम्हें कूकना है या गाना है तो भैया तुम अपनी लैंग्वेज में मत गाना, जर्मन लैंग्वेज में गाना, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमारे ऊपर आकर के वो अधिकार कर लेंगे तो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को हटा करके हमारे ऊपर जर्मन लैंग्वेज थोप देंगे। लेकिन क्या इन कबूतरों पर भी थोप देंगे? क्या इन कबूतरों को भी कहा जाएगा कि अब से तुम्हें जर्मन में ही गाना है? तो ऐसा वो मन में विचार करता है। यानी कि इंसान का जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है ना, वो कभी जाता नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं या आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में जो भाषा बोली जाती है, आप भले बड़े शहरों में जाके कितनी इंग्लिश बोलने लग जाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को छोड़ देंगे, आपकी जो मूल भाषा है आप उसे छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। यानी कि हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट जो है हमेशा हमारे साथ रहती है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless. जब भी लिखते हुए मैंने ऊपर की ओर यानी कि एम हेमेल की ओर देखा तो बिल्कुल निश्चल भाव से, बिना हिले डुले, वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, इन हिज चेयर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और घूर रहे थे बिना कुछ सोचे समझे या बिना, उनके दिमाग में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे, लेकिन कभी किसी एक चीज को देखते, काफी देर तक उसे देखते रहते, फिर इधर
घुमा लेते गर्दन, किसी दूसरी चीज को ध्यान से देखने लग जाते, ठीक है। तो वो गेजिंग कर रहे थे, जरा देखते हैं वो गेजिंग क्यों कर रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एज इफ, जैसे कि, अब यहां वो कल्पना कर रहा है, जैसे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने दिमाग में हर चीज को स्थिर रूप से बिठा लेना चाहते हो, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि उस स्कूल रूम में हर चीज एग्जैक्टली कैसी दिखती थी, एग्जैक्टली किस जगह पर पड़ी होती थी, किस जगह पर रखी होती थी, इन सारी चीजों को, यानी अपनी मेमोरीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या बूस्टअप करने के लिए वो एक एक चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। यहां पर दो थॉट्स हैं, एमएमएल क्या सोच रहे थे, क्या देख रहे थे, हम नहीं जानते, लेकिन फ्रेंच जो है वो इस चीज की कल्पना कर रहा है कि शायद वो ऐसा कुछ कर रहे थे कि एक एक चीज को देख करके क्लासरूम में और अपने माइंड में फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चीज कैसी है और कहां रखी हुई है क्लासरूम के अंदर, स्कूल रूम के अंदर। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, विचार करने वाली बात है, 40 सालों तक he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। 40 साल से वो बिल्कुल इसी जगह पर थे जहां उनकी खिड़की के बाहर, यानी बाहर की तरफ उन्हें अपना गार्डन दिखाई देता था और उनके सामने की तरफ उनकी क्लास बैठी होती थी, उनके स्टूडेंट्स बैठे होते थे। जस्ट लाइक दैट, 40 सालों से बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई भी चीज नहीं बदली, ना गार्डन चेंज हुआ, डेवलप तो हुआ, गार्डन चेंज नहीं हुआ, गार्डन की पोजीशन चेंज नहीं हुई, स्टूडेंट के बंच चेंज होते रहे, स्टूडेंट्स चेंज होते रहे, लेकिन स्टूडेंट हमेशा उनके सामने थे। लेकिन वो वही हैं कि उनके एक तरफ विंडो है जिसके बाहर गार्डन दिख रहा है और सामने स्टूडेंट्स या क्लासरूम दिखाई दे रहा है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, यानी कि वो टूट करके थोड़ी सी स्मूथ हो गई है। जब हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, आपने देखा होगा कि जो थिकनेस होती है उसके बीच में हल्के से गड्ढे से पड़ जाते हैं, बेंचेस वगैरह होती है तो लगातार काफ़ी लोग उन पर बैठते हैं या जहाँ बैठ करके लिखते हैं वहाँ हल्की सी वो घिस जाती हैं, तो घिस करके वो स्मूथ हो जाती हैं। तो उस स्मूथ के लिए कहा गया है कि टूटी फूटी होते हुए भी स्मूथ थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और अखरोट के जो पेड़ लगे हुए थे गार्डन में वो अब और ज़्यादा लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और होप वाइन यानी कि बेल की जो बेल जो होती है ऐसी, जिसे होप वाइन कहा जाता है, वो खिड़की तक आकर के दो भागों में बट गई थी। वो खिड़की तक आकर क्या हुआ, दो भागों में बटकर और ऊपर छत तक जा रही थी। कौन सी बेल, जो उन्होंने खुद ने अपने हाथों से लगाई थी या उन्होंने खुद ने अपने हाथों से उगाई थी। अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो ऊपर छत तक जाती है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, ये सारी चीजें जो है सोच करके उनका दिल कितना टूट गया होगा या वो कितना ब्रोकन हार्ट महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें अब ये सारी चीजें छोड़कर जाना पड़ रहा है। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, यानी कि उनकी बहन जो है वो ऊपर के कमरे में पैक कर रही है उनके ट्रंक्स को, बक्सों को, और एक जगह से दूसरी जगह पर खींच रही है, जिसकी आवाज़ नीचे क्लासरूम तक आ रही है। ये आवाज़ उन्हें कितनी पीड़ा पहुंचा रही होगी कि देखो अब ऊपर सामान की पैकिंग भी शुरू हो गई, अब मुझे यहाँ से जाना है। यानी कि हर दृश्य, हर ऐसी चीज़ जो उन्हें याद दिला रहा है कि मुझे यहाँ से जाना है, और हर वो चीज़ जो उन्हें याद दिला रही है कि मैं कितने लंबे समय से यहीं हूँ, ये दोनों चीज़ें इतनी अपोजिट हैं कि कहीं ना कहीं उनके हार्ट को ब्रेक कर रही हैं या कॉन्टिन्यूटी में उन्हें हर्ट कर रही हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि उन्हें अगले दिन ही ये देश छोड़कर जाना होगा, फ्रांस छोड़कर जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें इतना साहस था कि उन्होंने हर लेसन को, हर पार्ट को आखिर तक सुना। आफ्टर द राइटिंग, जब हमारा राइटिंग सेशन कंप्लीट हुआ, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक पार्ट पढ़ा। एंड देन द बेबी चैंटेड, और उसके बाद छोटे बच्चे जो हैं
बिल्कुल छोटे वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो क ख ग बोलने वाले बच्चे होते हैं, उन्होंने बा बी बू बू यानी कि वही जिसे हम बारखड़ी बोलते हैं, क का की कू, उसको उन्होंने दोहराना शुरू किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। और उसके बाद में जब उन छोटे बच्चों ने अपनी रिसाइटिंग खत्म की, दोहराने का काम खत्म किया, तो ओल्ड हॉसर जो एक प्राइमर लेके आया था, हमने बात की थी उसके बारे में, जो प्राइमर लेके आया था उसने उस प्राइमर को खोला और उस प्राइमर में से कुछ जो वर्ड्स थे उन्हें स्पेल करना शुरू किया, उनके लेटर्स को बोलना उसने स्टार्ट किया। You could see that he too, आप उसे भी देख सकते हो, was crying, और वो पढ़ते वक्त या स्पेलिंग को जब वो रिसाइट कर रहा था, लेटर्स जब वो बोल रहा था फ्रेंच लैंग्वेज के, वो भी क्या करने लगा, रोने लगा। His voice trembled, उसकी आवाज जो है वो कांपने लगी, with emotion, भावनात्मक दबाव के कारण, क्योंकि वो भी इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, तो उसकी आवाज कांपने लगी और वह भी रोते हुए उन वर्ड्स को बोलने लगा, उन स्पेलिंग्स को बोलने लगा। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उसे सुनना बहुत ही ज्यादा फनी था जिस तरीके से वो बोल रहा था। एट दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और इस तरह से फनी था कि हम हंसना भी चाहते थे और हम रोना भी चाहते थे। ये एक इस तरीके से है कि कोई भाषा जो कल से आपके देश में नहीं रहेगी, उस भाषा में आपको कोई जोक सुनाना, आपको मैं कोई एक ऐसा जोक सुनाऊं जो बहुत ही हंसने वाला हो, लेकिन कल से आपको पता चले कि आपकी जो भी मदर टंग है, जो भी आपकी प्रिय लैंग्वेज है, फेवरेट लैंग्वेज है, उसे कल से हटा दिया जाएगा और आपको एक न्यू लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी जो एक्चुअल में आप पढ़ना भी नहीं चाहते, आप पर थोपी जा रही है। तो जोक सुनकर के हंसी तो आएगी, लेकिन साथ के साथ रोना भी आएगा। रोना किस चीज का, कि आज के बाद हम ये लैंग्वेज फिर से कभी नहीं सुन पाएंगे। तो यहां पर एक वैसी ही मिक्स फीलिंग जो है फ्रेंड्स के साथ हो रही है कि जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं उस तरह से हंसी तो आ रही है उसे, लेकिन जब वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में सोच रहा है तो वहां उसे रोना भी आ रहा है। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट, मुझे कितना अच्छी तरीके से याद है। द लास्ट लेसन, आखिरी पार्ट। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12, और अचानक से जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बजे का समय दिखाई देने लगा। देन, और जैसे ही 12 बजे का समय हुआ उसी समय एंगलस होने लगा। एंगलस का मतलब क्या होता है, देवताओं की प्रार्थना का समय हो गया। ठीक है, तो देवताओं की प्रार्थना उस समय होने लगी। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय में द ट्रम्पेट यानी कि दुमदुबी, जो वैसी होती है ना बजाने वाली, जो युद्ध के समय में बजाई जाती है, दुमदुबी जो होती है पर्शियंस की, उसकी आवाज आने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि अपने अभ्यास से वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर द विंडो, और खिड़की के नीचे ही उनकी आवाज आ रही थी। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल अपनी कुर्सी से खड़े हुए। वेरी पेल, बिल्कुल बेजान से, बेजान का मतलब पीला पड़ गया चेहरा या आउट ऑफ शाइन उनका फेस हो गया। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से उठे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आज वो मुझे कुछ अलग ही तरीके से बहुत लंबे या बहुत अलग दिखाई दे रहे थे। माई फ्रेंड्स, और उन्होंने कहा मेरे दोस्तों। आई उसके आगे उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो आई के आगे कुछ, मैं के आगे कुछ बोल नहीं पाए। समथिंग चॉक्ड हिम, कुछ ऐसी भावना, कुछ ऐसे इमोशंस जिनसे अचानक से उनका गला रुक गया, वो आगे उस बात को कंटिन्यू नहीं कर पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को आगे नहीं कह पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपना जितना भी साहस था या जो भी कुछ उनमें बचा था उस सबको इकट्ठा करके ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू किया। और बड़े बड़े अक्षरों में या बड़े बड़े लेटर्स के अंदर उन्होंने क्या लिखा, विवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस की जय हो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड
हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद वो रुक गए और उन्होंने दीवार की तरफ अपना सर झुका लिया, यानी कि वापस से अपने स्टूडेंट्स को या विलेजर्स को फेस नहीं किया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया और इशारा करते हुए क्या कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी कि विद्यालय अब समाप्त हो चुका है, आज की कक्षा अब समाप्त हो चुकी है, यू मे गो, आप सभी लोग अब जा सकते हैं। तो ये हमारा एक चैप्टर था जो एक ऐसी स्थिति से शुरू होता है जहां पर एक स्टूडेंट जो है अपने प्रोस्पेक्टिव से सारी चीज़ों को देखता है, एक टीचर के क्या इमोशन हैं उन्हें भी समझता है, अपनी गलतियों को समझता है। आप सोचिए कि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को नंबर 1 चैप्टर क्यों बनाया है, वाई दिस चैप्टर इज ऑन नंबर 1। आप लोग ये चीज़ अभी समझ लें कि समय है तो अभी है, आज है, कल कोई समय नहीं है। कल क्या होगा क्या नहीं होगा किसने देखा, कौन जानता है, कोई नहीं जानता। तो अगर आपको पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी लर्न करना है, कुछ भी अंडरस्टैंड करना है, द बेस्ट डे टू डू डैट, अगर मैं उसका मुहूर्त निकालूं ना, तो आज का मुहूर्त सबसे बढ़िया है भैया। जो करना है, जो पढ़ना है, आज पढ़ लो। तो ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप कनेक्टेड विद अस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो। बाय बाय।